इन दोस्तों, सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इतिहास का 18वां वीडियो है। इससे पहले का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हिस्ट्री प्लेलिस्ट का। तो यह जो है मौर्य साम्राज्य का पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद पार्ट 2 वीडियो आएगा, ठीक है। तो इसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, और इससे अगले वाले वीडियो में जो है हम अशोक से संबंधित जानकारी एकत्रित करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मौर्य वंश का संस्थापक जो है वो कौन था। तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। मौर्य वंश का संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसका जो जन्म है वो 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो 345 ईसा पूर्व में। और चंद्रगुप्त मौर्य ही जो है वो मौर्य वंश का संस्थापक था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है। सेंड्रोकोट्स किसे कहा है? तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है, ठीक है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। आगे देखिए, आगे क्या है? विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल, यानी कि वृषल का मतलब होता है आशाय, यानी कि निम्न कुल में उत्पन्न। वृषल का मतलब क्या होता है? निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया है। किसने किया है? तो विशाख दत्त ने। और कहाँ किया है? तो विशाख दत्त कृत ने मुद्रा राक्षस में किया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे भी और देख लेते हैं। गणानंद को हराने में चाणक्य यानी कि कौटिल्य विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। गणानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, ठीक है, जो कि बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। कौन? चाणक्य। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो चाणक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे आप याद रखेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, आगे क्या है? चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। ये डेट आप याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त जो है वो किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का। और मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 322 ईसा पूर्व में, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है? चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय जो है, यानी कि मृत्यु के समय जो है वो कहाँ था? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, ठीक है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? तो 305 ईसा पूर्व में। आगे देखिए और भी जानकारी को लीजिए। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किसकी शादी हुई? तो कार्नेलिया की, जो कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। ये जो अभी 4 प्रांत है, काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान, जो कि वर्तमान में कहाँ है? तो अफगानिस्तान में है, ठीक है, जो कि युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार चंद्रगुप्त को दिया गया था। कौन दिया था? तो सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर ने जो है अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी किससे की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य से। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो किस गुरु से जैन धर्म की दीक्षा लिए थे? तो जैनी गुरु भद्रबाहु से। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का क्या था? तो राजदूत, जो कि कहाँ रहता था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। आगे देखिए, आगे क्या है? मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। मेगास्थनीज द्वारा जो एक पुस्तक लिखी गई है, जिसका नाम जो है इंडिका है। और इस पुस्तक में मेगास्थनीज के अनुसार जो है सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है, ठीक है। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। ये सब किस चीज़ में वर्णित है? तो इंडिका नामक पुस्तक में वर्णित है, जो कि मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक जो है
पेड़ों को लेकर चलते हैं और इन पेड़ों पर प्रशिक्षित यानी कि प्रशिक्षित का मतलब होता है सिखाया गया, शिक्षित किया हुआ तोतों का झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। यानी कि इसका कहने का मतलब है जैसे यहाँ पे सम्राट चल रहे हैं तो ये इनके चारों जोड़ है जो इनके आदमी यहाँ पे पेड़ पौधे लेके चलते रहते हैं और इन पेड़ों के जो ऊपर है वो तोते जो है अपना क्या करते हैं, तोतों का झुंड रहता है जो कि सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। राजा सामान्यतः जो है हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। इंडिका नामक पुस्तक में जो है ये वर्णित किया गया है, राजा सामान्यतः जो है वह हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर होगा, यहाँ पे सॉरी नीकर हो गया है, खास नौकर उस खाने को चखते हैं। लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। इंडिका नामक पुस्तक में ये सब कहानी बताई गई है। क्या बताई गई है? तो राजा जो है सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं और उनका खाना खाने से पहले एक खास नौकर उस खाने को चखते हैं। लगातार 2 रात एक ही कमरे में राजा नहीं सोते थे। ठीक है, पाटलिपुत्र के बारे में जो है इंडिका नामक पुस्तक में क्या लिखा गया है वो भी जानिए। तो पाटलिपुत्र के बारे में लिखा गया है, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। ठीक है, जो कि 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना हुआ है। ये सब कहाँ वर्णित है? तो इंडिका नामक पुस्तक में। राजा का जो महल है महल भी जो है वह काठ का बना हुआ है और इसके बाद जो है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों तथा चिड़ियों के लिए बने बेशरों से घिरा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एप्पीयानस ने किया है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच में जो युद्ध हुआ था जिसका वर्णन कौन किया है? तो एप्पीयानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे, जो कि अभी के लिए खैर तो बहुत बड़ी बात हो चुकी है। 500 हाथी ऐसे भी किसी भी ज़माने में खैर बहुत बड़ी बात हुई। प्लूटार्क के अनुसार जो है चंद्रगुप्त ने सेलुकस को जो है कितना हाथी उपहार में दिए थे? तो 500 यानी 500 हाथी जो एलिफेंट वो उपहार में दिया गया था। किसे दिया गया था? तो सेलुकस को। और किसने दिया था? तो चंद्रगुप्त ने। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है वो कब हुई थी? तो 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास के दौरान हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखिए, अब देख लेते हैं हम किसके बारे में? तो बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं बिंदुसार के बारे में। मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं तो अब मौर्य साम्राज्य में बिंदुसार के बारे में जानते हैं। देखिए क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो है वो बिंदुसार हुआ और जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। मगध की राजगद्दी पर बिंदुसार कब बैठा था? तो 298 ईसा पूर्व में। और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो बिंदुसार। इसे आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्या है, अमित्र घाट के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। बिंदुसार जो है वो किस नाम से जाना जाता है? तो अमित्र घाट के नाम से। अमित्र घाट का अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक। अमित्र घाट का अर्थ क्या हुआ? शत्रु विनाशक। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखिए, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार जो है वह किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। नोट देख लेंगे, अशोक क्या है नोट में? अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और उसके बाद जो है कलन के राजतरंगिणी से पता चलता है कि वो शैव धर्म का उपासक था। निर्विरोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, ऐसा जो है कहाँ से जानकारी मिलती है? तो इतिहास से जानकारी मिलती है। अशोक पहले किस धर्म का अनुयायी था? तो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। उसके बाद कलन के राजतरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का अनुयायी उपासक था और निर्विरोध के प्रवचन सुनकर उसने जो है वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, कौन कौन अपना लिया था? तो अशोक अपना लिया था। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वाड़ीसर कहा गया। वायु पुराण में जो है बिंदुसार को भद्रसार या वाड़ीसर कहा गया है। आगे देखिए, आगे क्या है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेक्स नामक राजदूत भेजा और इसे जो है मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? तो डाइमेक्स को,
जो कि बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। कौन भेजा था? तो एंटियोकस ने, जो कि सीरिया का नरेश था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेक्स नामक राजदूत भेजा और इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन था? तो डाइमेक्स। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखिए, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में जो है बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो सिंहसेन कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को भाई ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में जो है अशोक को भेजा था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, जो कि सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में पड़ता है, में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह में को दबाने के लिए जो है बिंदुसार ने पहले किसे भेजा था? सुसीम को, और बाद में किसे भेजा? तो अशोक को भेजा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखिए, एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखिए भाई, आगे क्या है? बिंदुसार विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। ठीक है, तो 1 नंबर वीडियो आप पढ़ लिए और इसका जो है पार्ट 2 जो है वो आपको अगले वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो का आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।